वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम सोशियोलॉजी एमसीक्यू का जो सीरीज है इसमें सीवीटी पीजी सोशियोलॉजी 2023 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सीवीटी पीजी सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है ये बाकी सारे एमसीक्यू बेस्ड जो भी एग्जाम आप दोगे जैसे यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, ये सारे सिलेबस का एकदम बेसिक सा सिलेबस है। इस वजह से आप कोई भी एमसीक्यू बेस्ड सोशियोलॉजी का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, ये क्लास आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा और इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ताकि इस टॉपिक के इर्द गिर्द अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आंसर कर पाओ। तो इस वजह से हम इस सोशियोलॉजी एमसीक्यू के सीरीज में हम सोल्यूशन के साथ साथ थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझ रहे हैं। तो आज का ये क्लास में हम 2023 सीवीटी पीजी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ अर्बन इकोलॉजी ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। यहां पर हमें एकदम डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में जो अर्बन इकोलॉजी है उसके साथ कौन से वो थिंकर है जो एसोसिएटेड है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट एजरा पार्क। रॉबर्ट एजरा पार्क के बारे में हम सभी पढ़ते हैं, खास करके जो अर्बन सोशियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है, अर्बन सोशियोलॉजी में हम रॉबर्ट एजरा पार्क को पढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो भी और ऑप्शंस है वो इस शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब थोड़ा डिटेल इस एमसीक्यू के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट अगर इसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको आंसर कर पाए। रॉबर्ट एजरा पार्क एक इंपॉर्टेंट फिगर है शिकागो स्कूल ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी में, जहां पर अर्बन स्टडीज, अर्बन एरियाज को पहली बार इन डिटेल स्टडी किया जा रहा था। यहाँ पर अर्बन इकोलॉजी जो पोर्शन है वहां पर रॉबर्ट एजरा पार्क, अर्नेस्ट बुर्गिस, रॉबर्ट मैकेंजी, ये सारे थिंकर्स एक इंपॉर्टेंट नाम थे। अब यहाँ पर रॉबर्ट एजरा पार्क ने अर्बन इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि किस तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम हमारे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सिटीज किस तरीके से फंक्शन करती है, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। रॉबर्ट एजरा पार्क का और भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इकोलॉजी। उन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बात की थी जहां पर ह्यूमन बिहेवियर, माइग्रेशन, सेटलमेंट, ये सारे चीजें किस तरीके से अर्बन लाइफ को शेप करती है। इसके अलावा भी उनका जो फाइंडिंग्स है वो कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल है इसको डेवलप किया था अर्नेस्ट बुर्गिस ने, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस किया था रॉबर्ट एजरा पार्क के थ्योराइजिंग ने। तो यहाँ पर रॉबर्ट एजरा पार्क हमारे शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म मेगापोलिस इन 1961 टू डेजिग्नेट ए वास्ट अर्बन रीजन containing a number of cities and their surrounding suburbs। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये हमारे लिए डायरेक्ट होते हैं लेकिन इसको भी हमें थोड़ा समझना होता है। तो यहाँ पर हमें सिंपली पूछा गया है कि जो मेगापोलिस टर्म है इस टर्म को किसने कॉइन किया है। मेगापोलिस टर्म को कॉइन किया है जीन गॉटमैन ने। अब जीन गॉटमैन ने मेगापोलिस टर्म को कॉइन किया है, उन्होंने 1961 में इसको कॉइन किया था, लेकिन इसके मेगापोलिस का जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको शायद इसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मेगापोलिस क्या होता है? मेगापोलिस एक ऐसा जगह होता है जहां पर बहुत बड़ा अर्बन रीजन होता है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे और भी सब आर्ब्स होते हैं, यानी कि मेन एक सिटी होता है और सिटी के इर्द गिर्द अगर और भी सब आर्ब एरियाज होंगे तब इसको कहा जाता है मेगापोलिस। और इस मेगापोलिस टर्म को कॉइन किया था जीन गॉटमैन ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, two general differences between the religious belief system of pre-industrial and western industrial societies। अब यहाँ पर हमें 2
जनरल डिफरेंसेस की बात की गई है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर टू जो वर्ड है ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो ये भी अगर नहीं भी देते तो भी सही था ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, इनमें क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, ये हमें यहाँ से निकालने होंगे। अब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज यानी कि इंडस्ट्री डेवलप होने से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारा जो सोसाइटी था, उस सोसाइटी की बात की जाती है। बेसिकली उस टाइप ऑफ सोसाइटी में ज़्यादातर सारे चीज़ें रिलीजियन के द्वारा ही डोमिनेटेड चलती थी, वहाँ पर रिलीजियन के द्वारा ही सारी चीज़ें गाइडेड होती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग जो है वो थोड़ा अपने सेल्फ सेंटर्ड होने लगे थे। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बाद लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो रिलीजियन धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था। तो अब देखते हैं कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। यहां पर आप थोड़ा अगर ऑप्शन पे नजर रखोगे तो यहां पर 3 ऑप्शंस हमारे सही होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। हमें ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा आंसर करने से पहले। तो यहां पर प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में रिलीजियस बिलीफ में क्या डिफरेंस है। पहला जो ऑप्शन दी गई है, द डिस्टिंक्शंस ऑफ सेक्रेड एंड सेकुलर इज नॉट क्लियर इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पुराने जमाने का जो सोसाइटी है, वहां पर सेक्रेड एंड सेकुलर क्लियर नहीं है, उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो क्लियर नहीं है। लेकिन ये बहुत ही गलत एक बात कही गई है, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में सेक्रेड एंड सेकुलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वहां पर रिलीजियस बिलीफ को बहुत ज्यादा माना जाता है। फिर देखते हैं बाकी के ऑप्शन। द रोल ऑफ द कलेक्टिव belief system is more in pre-industrial societies, where personal faith and its importance is more in industrial societies। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वहां पर कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम ज्यादा माना जाता था। लोग एकजुट होकर रहते थे, वहां पर जो भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था वो एकजुट कलेक्टिवली हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहां पर लोग पर्सनल फेथ के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। फिर है रिलीजन इज प्रीडोमिनेंट इन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। यहां पर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिलीजन जो है वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था। हाँ, ये चीज भी सही है, क्योंकि जो चर्चेस थी वहां पर जो प्रीस्ट थे वो सारे लोग वहां पर सोसाइटी में ज्यादातर डोमिनेट करते थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात की जाती है वहां पर जो रिलीजन है वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में डोमिनेट करता है। यानी कि हम आजकल भी देखते हैं कि जो भी रिलीजन है वहां पर अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आज के वक्त पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ज्यादातर डोमिनेट करते हैं। तो ये जो बी, सी एंड डी है ये ऑप्शन करेक्ट है और ए ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बी, सी, डी ओनली। तो यहां पर जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो यहां पर आपको पहले ऑप्शन देखना होगा। यहां पर अगर आपने चारों ऑप्शन में से कोई एक गलत आंसर निकाल लिया कि ये आंसर एकदम गलत है, तब आपका आंसर वहां पर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बाकी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। अब ये एकदम डायरेक्ट एक क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि मैजिक, साइंस एंड रिलीजन जो बुक है इसको किसने लिखा था। अब इस बुक को लिखा था ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ने। तो ये जो बुक का नाम है ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। आप लोगों के सिलेबस में रिलीजन डायरेक्ट इंक्लूडेड है, रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन भी अगर होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन enables us to see history and biography and the relation between the two. What is the task and its promises? Who among the following could be associated with the above statement about the discipline of sociology? अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन हमारा जो मेन की टर्म है यहाँ पर हमारा की टर्म है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यहाँ पर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या काम करता है इसके बारे में बात की गई है, लेकिन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ किसको एसोसिएट किया जाता है ये हमें पूछा गया है।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में बात की है। हमने जो प्रीवियस एमसीक्यूज भी कराए हैं ना, वहां पर भी हमने देखा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा। अब यहां पर जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था सी राइट मिल्स के द्वारा। उन्होंने अपने बुक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। अब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बेसिकली हमारा अवेयरनेस की बात की जाती है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारा जो वाइडर सोसाइटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में अगर हम अवेयर होंगे, हम सोशियोलॉजिकल तरीके से जब इमेजिन करेंगे चीज़ों को, इसको कहा जाता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। उन्होंने सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को समझाने के लिए पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इश्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हमें समझाया था, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। सी राइट मिल्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, इनमें हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और पावर एलिट। ये दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और पावर एलिट से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसका आंसर सी राइट मिल्स ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Objective knowledge could be approached through falsification, not verification, and through deduction, not induction. Who among the following thinkers could be associated with the above statement? अब ऊपर का जो स्टेटमेंट है ये हमने पढ़ा है। अब इस स्टेटमेंट के साथ कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं? अब जब इस तरीके का आंसर करेंगे तो हमें कीवर्ड्स निकालने होंगे। यहाँ पर कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी की बात की जा रही है। यहाँ पर जो फॉल्सिफिकेशन हमने पढ़ा है, जो फॉल्सिफिकेशन का थ्योरी है, इस थ्योरी को दिया है कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर फॉल्सिफिकेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिसर्च जब करेंगे तो हमारे लिए फॉल्सिफिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। अब ये फॉल्सिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। कार्ल पॉपर ने फॉल्सिफिकेशन के बारे में बात की है। उन्होंने दिखाया था कि साइंटिफिक जो रिसर्च होता है वहां पर फॉल्सिफिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। जब भी हम कोई साइंटिफिक थ्योरी डेवलप करेंगे, वहां पर किसी भी चीज को वेरीफाई करना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसको फॉल्सिफिकेशन होना भी जरूरी है। यानी कि अगर कोई हमने एक रिसर्च किया है, उसका कुछ रिजल्ट निकला है, लेकिन बाद में अगर हम बार बार रिसर्च करते रहे और वो गलत हो जाता है तो हम उसको फॉल्स कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी थ्योरी एक टाइम पर जो डोमिनेट रहेगा, वो एक वक्त पर ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत भी ठहराया जा सकता है। जब इस तरीके से फॉल्स होने का चांसेस होगा, जब हम किसी चीज को फॉल्स प्रूव कर पाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को फॉल्सिफिकेशन कहा जाता है। और कार्ल पॉपर के हिसाब से ये फॉल्सिफिकेशन साइंटिफिक थ्योरीज में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर हमारा चीजों को हम बार बार ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको फॉल्स प्रूव करने में हम वहां पर एविडेंसेस हमारे पास होगा। तो यहां पर फॉल्सिफिकेशन साइंटिफिक रिसर्च में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिस कॉन्सेप्ट को कार्ल पॉपर ने डेवलप किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द आइडिया दैट नॉलेज इज रूटेड इन ए पार्टिकुलर टाइम एंड कल्चर इज नोन एज। जब नॉलेज एक पार्टिकुलर टाइम एंड कल्चर में रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? यहां पर 4 ऑप्शन दी गई है, जहां पर कल्चरल रिलेटिविज्म हमें कल्चर के बारे में बात करता है, लोगों का बिलीफ पैटर्न के बारे में बात करता है। तो यहां पर कल्चरल रिलेटिविज्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अलग एक कॉन्सेप्ट है। फिर एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म, एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म में ही हम चीज़ों को उससे टाइम के हिसाब से और उस पर्टिकुलर टाइम एंड कल्चर के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म। तो एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उनको भी हमें थोड़ा समझ के जाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको उन जो बाकी के ऑप्शन है इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म बेसिकली हम किसी भी चीज को जब समझते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म कहा जाता है। यानी कि इस एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म के हिसाब से हमारा जो ट्रू एंड वैलिड नॉलेज है वो एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सही होता है। हर चीज हर टाइम पीरियड में सेम नहीं भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। तो ये जो ट्रू एंड वैलिड नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम और कल्चर के
साथ ही हम जोड़ सकते हैं। फिर कल्चरल रिलेटिविज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर लोगों की बिलीव्स, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जाती है, और जब हम किसी भी कल्चर को जज करते हैं, उनकी उसी कल्चर के हिसाब से हम जब चीजों को जज करेंगे तब उसको कहा जाएगा कल्चरल रिलेटिविज्म। फिर सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक ब्रॉड फील्ड है जहां पर नॉलेज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है। पैराडाइम ऑफ नॉलेज जहां पर एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात की जाती है, एक ऐसा एजम्पशन की बात की जाती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक नॉलेज, कोई एक सेट ऑफ एजम्पशन जब सही ठहराया जाएगा तब उसको पैराडाइम ऑफ नॉलेज बोला जाता है। अब पैराडाइम ऑफ नॉलेज और एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म ये दोनों अलग है, तो हमारा यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो था एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब यहां पर हमें पूछा गया है कि नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब यहां पर जब आप ऑप्शन को देखोगे ना, ऑप्शन में हमें दी गई है कि 3 ऑप्शंस हमारे गलत होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। किस वजह से गलत है ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बेसिकली हमें माइग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, इस तरीके का माइग्रेशन के टॉपिक से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ऑप्शंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, पीपल्स मूवमेंट इनटू ए टेरिटरी कॉमनली टर्म्ड एज इमिग्रेशन इज मेजर्ड एज एन इन migration rate calculated as the number of people entering an area for every 1000 people in the population। अब जब भी हम माइग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हम 1000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमें बोला गया है कि इमिग्रेशन जो कॉमनली टर्म है, ये जब पीपल, लोग किसी भी एक टेरिटोरी में आते हैं तब इसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। हाँ, ये सही बात है। जब कोई एक दूसरे कंट्री से और एक कंट्री में लोग आते हैं, इसको कहा जाता है इमिग्रेशन। अब यहां पर कैलकुलेट भी हम 1000 पीपल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मूवमेंट आउट ऑफ ए टेरिटोरी और इमिग्रेशन इज measured in terms of the out migration rate, the number living for every 1000 people। अब इमिग्रेशन या फिर आउट माइग्रेशन हम कब कहते हैं, जब किसी भी एक टेरिटरी से लोग दूसरे किसी एक जगह पर जाकर बस जाते हैं। जैसे अगर इंडिया से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कि इंडिया के अकॉर्डिंग ये इमिग्रेशन होगा। तो ये भी सही है, ये भी 1000 पीपल के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाता है। फिर जो थर्ड ऑप्शन है, इन माइग्रेशन ओकर्स ऑफन आउट माइग्रेशन occurs after out migration and their difference is called net migration। अब ये जो ऑप्शन है इसको थोड़ा समझना होगा। इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहे हैं और इन माइग्रेशन के बाद ही आउट माइग्रेशन हो रहा है, ये है यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये गलत है, क्योंकि इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक फेनोमेना नहीं होता है कि इसके बाद ही वो आएगा, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किसी भी एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, किसी भी एक कंट्री के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वहाँ पर इन माइग्रेशन होगा या फिर आउट माइग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है कि नेट माइग्रेशन रेट हम उसको कहते हैं जब इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन के बीच में डिफरेंस होगा, तब इसको हम नेट माइग्रेशन रेट कहते हैं। तो ये जो नेट माइग्रेशन रेट है ये सही दिया गया है, लेकिन पहला जो पोर्शन है, इन माइग्रेशन यूजुअली ऑकर्स आफ्टर आउट माइग्रेशन, ये गलत है। तो हमारे लिए ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन को भी देखते हैं। All nations also experience internal migration, that is movement within borders from one region to another। हर कंट्री में हमें इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिलता है, ये भी एक सही चीज़ है, सही बात बोली गई है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट है और एक सी नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि नीचे में से कौन से वो ऑप्शन है जो गलत है।
लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ एक गलत है, लेकिन ऑप्शन में जो दी गई है वो यहाँ पर सही कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ अगर सी ऑप्शन होता तो हमारे लिए करेक्ट होता चूज करना, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें दी गई है ये गलत है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप हो जाता है, इसका कोई सही आंसर यहाँ पर नहीं है। और इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन होता है ना तो आपको इसके पूरे मार्क मिल जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, आप अगर इसको चैलेंज करते हो तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत था। तो यहां पर थोड़ा आप देख सकते हो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Sexual intimacy between primary kin exist and being in the nature of incest such attraction must be repressed। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है, यहाँ पर जो प्राइमरी कीन्स होते हैं यानी कि भाई बहन, इस तरीके का जो कीन पैटर्न होते हैं वो उनके बीच में हमें सेक्सुअल इंटीमेसी भी देखने को मिलती है। तो इस सेक्सुअल इंटीमेसी हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हमें रोकने की ज़रूरत है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अब बोला गया है कि नीचे में से कौन सा वो टर्म है जो जिसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेसी की बात की गई है और प्राइमरी कीन्स के बीच में जो सेक्सुअल इंटीमेसी है इसको रोकने की बात की गई है। हम नीचे में से कौन से मैकेनिज्म के द्वारा इसको रोक सकते हैं। यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई है: मोनोगेमी, एक्सोगेमी, प्रोमिस्किटी एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो है एक्सोगेमी। अब एक्सोगेमी सही आंसर क्यों है? क्योंकि यहां पर हमें बोला गया है कि हमें लोगों को रोकना है, ये जो आकर्षण हो रहा है एक दूसरे के बीच में इसको हमें रोकना है। तो हम रोक कैसे सकते हैं? हम एक्सोगेमी के द्वारा इसको रोकते हैं, क्योंकि एक्सोगेमी मैरिज का एक ऐसा पैटर्न है जहां पर कुछ लोगों के साथ हम शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के बाहर जाकर हमें शादी करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का एक्सोगेमी हमें देखने को मिलता है, जैसे गोत्र एक्सोगेमी होता है, विलेज एक्सोगेमी होता है, इस तरीके से डिफरेंट एक्सोगेमीज होते हैं। तो यहाँ पर एक्सोगेमी हमें कुछ लोगों के साथ शादी करने से मना करते हैं और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें सोसाइटी के द्वारा पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। लेकिन साथ ही साथ बाकी के जो ऑप्शंस है इनको भी हमें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अगर हम बाकी ऑप्शंस को नहीं समझेंगे तो हमारा आंसर नेक्स्ट टाइम गलत भी हो सकता है। तो एक्सोगेमी में हमारा जो ग्रुप है, क्लैन है या फिर किनशिप ग्रुप है, उनके साथ हम शादी नहीं कर सकते हैं, हमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बाहर जाकर शादी करनी पड़ती है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये बेसिकली इस पोर्शन में इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सिगमंड फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट था जहां पर उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टेजेस की बात की थी। यहां पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात सिगमंड फ्रॉयड करते हैं, जहां पर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं 3 to 6 ईयर के बीच में। तो ये अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। मोनोगेमी, जहां पर हम एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, 2 इंडिविजुअल्स, खास करके मेल एंड फीमेल अगर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तब इसको कहा जाता है मोनोगेमी। और एक पॉइंट है वो है प्रोमिस्किटी। प्रोमिस्किटी, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एक अलग तरीके का टर्म है। अब प्रोमिस्किटी एक ऐसा टर्म है जहां पर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स विदाउट एक्सक्लूसिव कमिटमेंट एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो यहां पर सेक्सुअल पार्टनर की सिर्फ बात की जा रही है, यहां पर कोई शादी की बात नहीं की जाती है, किसी के साथ कमिटमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है प्रोमिस्किटी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अप्लाई द प्रिंसिपल्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस टू एक्सप्लेन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अब नीचे में से कौन सा वो ऑप्शन है जो हमें यह बताता है कि बायोलॉजिकल साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो हम अर्बन एरियाज में अर्बन पॉपुलेशन को स्टडी करते वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर 4 ऑप्शंस है, लेकिन हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अर्बन इकोलॉजी। अर्बन इकोलॉजी ही हमें बताता है कि बायोलॉजिकल साइंसेस का हमारा जो अर्बन एरिया है इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अर्बन
इकोलॉजी बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल हमें बताता है कि जहां पर हम बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ अर्बन पॉपुलेशन को जोड़ सकते हैं, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, एनवायरनमेंट किस तरीके से ग्रो हो रहा है, इसके बारे में हमें बताता है। फिर है हमारा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था एमोस हॉले ने। एमोस हॉले ने दिखाया है कि किस तरीके से पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजी सारी चीजें एक दूसरे के साथ किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है। यहां पर एनवायरनमेंट की बात की गई है, एनवायरनमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी बात की गई है। फिर है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जहां पर हमारे बिहेवियर पैटर्न के बारे में बात की जाती है। हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से हम बिहेव करेंगे, हमारा कल्चरल और सोशल बिहेवियर किस तरीके का होगा, ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। फिर है अर्बनिज्म। अर्बनिज्म कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था लुइस विर्थ ने। उन्होंने किस तरीके से हम सिटीज में रहते हैं, हमारा सिटीज में वे ऑफ लाइफ किस तरीके का है, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा किया था। उन्होंने कहा था अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च सैम्पलिंग बिगिंस फ्रॉम कोर नोन elements and is then increased by adding new elements given by members of the original sample। अब यहाँ पर नीचे में से कौन सा वो सोशल रिसर्च का टेक्निक है जिसके द्वारा हम पहले किसी एक कोर एलिमेंट को जोड़ते हैं, बाद में वही जो एलिमेंट है यानी कि जिनको हम ऐड करेंगे वही बाद में फ्यूचर में बाकी और भी मेंबर्स को लाएगा, और इस तरीके से हमारा जो मेंबर्स है रिसर्च में वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्नोबॉल। स्नोबॉल टेक्निक एक ऐसा स्नोबॉल सैंपलिंग एक ऐसा सैंपलिंग का मेथड है जहां पर सिर्फ पहले हम एक या फिर दो लोगों को चूज करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो जो लोग होते हैं वो बाकी लोगों को ऐड करते रहते हैं इस रिसर्च में। तो ये एक स्नोबॉल की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। स्नोबॉल सैंपलिंग बेसिकली एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है जहां पर हम जिन लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं उन तक रिसर्च को पहुंचाने के लिए ये स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं। जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, क्रिमिनल्स, ड्रग यूजर्स, रेफ्यूजी, ये सारे लोगों को स्टडी करने के लिए पहले हम कुछ लोगों को चूज करते हैं और बाद में उनको कहते हैं कि बाकी और लोगों को इसमें ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग किस तरीके से काम करता है? पहले रिसर्चर स्टार्ट करता है और एक इंडिविजुअल को यहाँ पर जोड़ता है, बाद में ये जो इंडिविजुअल है वो नए पार्टिसिपेंट को उनके नेटवर्क में जो भी लोग हैं उनको इसमें ऐड करता रहता है, और इस तरीके से ये जो सैंपलिंग है, ये जो मेथड है, ये धीरे धीरे स्नोबॉल की तरह बढ़ता ही रहता है। जैसे बर्फ का गोला अगर आप बर्फ में फेंकोगे तो ये धीरे धीरे और भी बर्फ को इकट्ठा करके ये बड़ा होता जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इस तरीके का रिसर्च करोगे, वहां पर एक इंसान को जोड़ोगे, वो इंसान बाकी लोगों को जोड़ते जोड़ते आपका जो रिसर्च का जो लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इस वजह से इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है। और सैंपलिंग से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो मेरा जो सैंपलिंग मेथड्स का क्लास है वो जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने डिटेल में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जो भी टाइप्स है सारी चीजों को वहां पर डिस्कस किया है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपलिंग से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following processes talk about the principles of Disney theme parks that are coming to dominate more and more sectors of American society as well as the rest of the world? यहाँ पर एकदम डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि डिज्नी थीम पार्क के अकॉर्डिंग कौन सी वो प्रिंसिपल है जिसके द्वारा गाइडेड होकर अमेरिकन सोसाइटीज में बहुत सारे और भी सेक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिज्नीआइजेशन। अब डिज्नीआइजेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है ये हमें समझना होगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैकडोनाल्डाइजेशन के ऊपर भी हमें थोड़ा जानकारी हासिल करनी है क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं डिज्नीआइजेशन क्या है। डिज्नीआइजेशन जो टर्म है इसको पॉपुलर किया गया था
एलन ब्रीमेन के द्वारा। उन्होंने एक बुक लिखी थी 2004 में, द डिज्नीआइजेशन ऑफ सोसाइटी। डिज्नीआइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पर डिज्नी थीम पार्क जिस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे लोग भी, बाकी सारे जो सेक्टर्स है वो भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे एंटरटेनमेंट, थीमिंग, कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए फिर सोसाइटी में जो और भी चीज़ें हैं, और भी सेक्टर्स है जैसे टूरिज्म, मीडिया, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इस वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है डिज्नीआइजेशन। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मैकडोनाल्डाइजेशन। मैकडोनाल्ड जो फूड कंपनी है, इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। मैकडोनाल्ड जो है इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर भी सोसाइटी आगे बढ़ी है। इससे जब कोई एक सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है, इसको कहा जाता है मैकडोनाल्डाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को दिया था जॉर्ज रिट्जर ने। उन्होंने अपने बुक द मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो ये जो बुक्स के नाम है, कौन से थिंकर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकडोनाल्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जो चेन है, जिस तरीके से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्प्रेड हो रहा था, मैकडोनाल्ड जिस तरीके से बढ़ रहा था, इसके एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल, ये सारे चीज़ों को फॉलो करके बाकी सारे सेक्टर्स भी इससे इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहे थे। तो इसी प्रोसेस को कहा जा रहा था मैकडोनाल्डाइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following can be associated with the understanding of health, well-being, diseases, etc. in sociology? अब नीचे में से कौन से वो टॉपिक्स है जो हेल्थ, वेलबींग एंड डिजीजेस के बारे में बात करता है, या फिर इसको देखकर हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर हेल्थ, वेलबींग और डिजीज है। यहाँ पर हमारा ऑप्शंस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सोशल क्लास, कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है कि उनका हेल्थ किस तरीके का है, उनमें कितना ज़्यादा बीमारी के चांसेस है। जैसे अगर कोई अपर क्लास का इंसान है तो उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा, वो हमेशा डॉक्टर के इर्द गिर्द रहेगा, तो वहाँ पर डिजीजेस हमें इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। फिर एथनिसिटी से भी हमें पता लग सकता है, क्योंकि एथनिसिटी के जरिए हम बता सकते हैं कि वो लोग कौन से एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके का हेल्थ कंडीशन है, डिजीजेस है, ये सारी चीज़ें एथनिसिटी में से भी पता चल सकता है। फिर पॉलिटिक्स भी हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जितना ज़्यादा बेहतर होगा, हेल्थ कंडीशन, वेलबींग, डिजीजेस, ये सारे चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स भी ये सारे चीज़ों में इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन है इंडिविजुअल फेथ के साथ हेल्थ, वेलबींग और डिजीजेस का कोई इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप किस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो, आपका धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है कि आपका हेल्थ किस तरीके का होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ABC, ये तीनों करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ABC ओनली। तो इस तरीके से जब भी आप एग्जाम में आंसर्स निकालोगे, इस तरीके से थोड़ा सोच विचार करके आपको आंसर्स देने होंगे। कौन सा आंसर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following protocol was signed in 1997 that aims to reduce greenhouse gas emissions by 5.2% of the 1990 levels in each country by 2008 to 12? अब यहाँ पर हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात की गई है। कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा इस तरीके का बातें की गई है? यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ही सिर्फ इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के साथ रिलेटेड है, वो है Q2 प्रोटोकॉल। Q2 प्रोटोकॉल में ही ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कम करने की बात की गई थी। अब यहाँ पर ये जो Q2 प्रोटोकॉल है, इसको साइन किया गया था बहुत सारे कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्रीज थे और ये बेसिकली साइन किया गया था क्योटो जापान में 1997 में। अब यहाँ पर कार्बन गैस एमिशन को 5.2% से कम करने की बात की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमें निकालना होगा।
अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रॉबर्ट माल्थुसियन जो थ्योरी है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो क्लास है मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, डेमोग्राफी का जो मैंने क्लास कराया है वहाँ पर डिटेल में माल्थुस का थ्योरी मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी पॉपुलेशन की रिगार्डिंग जो भी और कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, तो वो क्लास को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में हमें कहा गया है एन इंग्लिश Clergyman and economist Thomas R. Malthus noted that the number of people in the world had begun to increase arithmetically and feared that the world might head toward a period of कैटास्ट्रोफिक स्टारवेशन। अब यहाँ पर माल्थुस के थ्योरी में ये बताया गया है कि माल्थुस के थ्योरी में ये कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आगे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन माल्थुस ने इस तरीके का बात नहीं की थी। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है। फिर जो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं। माल्थुस नोटेड दैट द people could slow the tide of population increase through preventive checks such as family planning, sexual abstinence and delayed marriages. He also talked about positive checks such as famine, diseases and war etc. अब माल्थुस ने पॉपुलेशन ग्रोथ को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स दोनों चीज़ों के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट 2 है ये हमारा करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर में हो जाएगा नंबर 4, जहां पर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू है। अब इस थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वो डेमोग्राफी का क्लास नहीं देखा है तो यहां पर थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब माल्थुस ने पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें समझाया था। उनके हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ता है और जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के द्वारा। तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखी जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ में और फूड प्रोडक्शन देखी जाएगी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फूड प्रोडक्शन के मुकाबले। तो इस वजह से जो हमारा पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई है इसके बीच में डिसइक्विलिब्रियम बन जाएगा और ज़्यादातर लोगों को सोसाइटी में खाना नहीं मिलेगा। तो अब इस चीज़ को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। माल्थुस ने 2 तरीके का सोल्यूशन की बात की है। एक है पॉजिटिव चेक्स जो बेसिकली नेचर हमारा चेक करेगा, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा नेचर, जैसे अर्थक्वेक, एपिडेमिक, वॉर, फेमाइन्स, फ्लड, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चेक का पार्ट है और इसके द्वारा लोगों की संख्या कम हो सकती है। और इसके अलावा भी जो दूसरा तरीका है प्रिवेंटिव चेक्स, जहां पर हम खुद से सोसाइटी के जो लोग हैं वो जो लोग हैं पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करेंगे, जैसे लेट मैरिजेस, सेलिबेसी, सेल्फ रिस्ट्रेंट, फैमिली प्लानिंग, ये सारे मेथड्स एडॉप्ट करके लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा ऑप्शन में दिया गया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हो रहा था, तो ऐसा नहीं है, वो गलत ऑप्शन था। और जो करेक्शन की उन्होंने बात की थी वहां पर पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव चेक्स, ये दोनों चीजों के बारे में ही बात करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो 2 ऑप्शन था वो करेक्ट था। यहां पर माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में हम ग्राफ में देख सकते हो है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है कि एक टाइम पर हमारा पॉइंट ऑफ क्राइसिस आएगा और इस क्राइसिस के बाद जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को इतना ज्यादा रिसोर्सेस खाना नहीं मिलेगा तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पर हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दी गई है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। Which of the following is a controversial book published in 1972 that used computer models to calculate the planet's available resources, rate of population growth, amount of land available for cultivation, levels of industrial and food production, and amount of pollutants released into the air, and had a large hand in launching the environmental movements। अब यहाँ पर हमें एक बुक के बारे में बात की गई है, एक कंट्रोवर्शियल बुक जो 1972 में पब्लिश हुआ था, जो हमारे रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। अब इनमें से कौन सा वो बुक है जो कंट्रोवर्शियल बुक था जिसके वजह से एनवायरमेंटल मूवमेंट बहुत सारे
लॉन्च होने के चांसेस थे, जहां पर इंडस्ट्रियल और फूड प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, एनवायरमेंटल कॉन्सर्न के बारे में बात की गई है। यहां पर जो चारों ऑप्शन है इनमें से सही आंसर है द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एक ऐसा बुक है जिसके द्वारा गाइडेड होकर बाद में बहुत सारे और भी चीजें हुई थी। हमारा सोसाइटी में जो एनवायरमेंटल कॉन्सर्न है ये इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस बुक में ऐसा क्या था? लिमिट्स ऑफ ग्रोथ बुक जो है यहां पर बताया गया था, एनालाइज किया गया था कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है और इसके वजह से पोल्यूशन कितना हद तक बढ़ सकता है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, इस लिमिट्स ऑफ ग्रोथ में प्रिडिक्ट किया गया था कि इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से अगर इसको हम अनचेक्ड रख देते हैं तो एक वक्त 21st सेंचुरी में एक ऐसा वक्त आएगा जब हम एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर गुजरने वाले हैं, जहां पर हर कंट्री में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखी जा सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंडस्ट्रियल एक्सपांशन को लिमिट करने की बात करते हैं। तो ये लिमिट्स ऑफ ग्रोथ जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1972 में पब्लिश की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए की एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंथनी गिडेंस के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का की एस्पेक्ट नीचे में से कौन से ऑप्शन है? अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो यहां पर हमारा 3 ऑप्शंस सही होंगे। तो हम कौन सा 3 ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें देखना होगा। यहां पर टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन, एंथनी गिडेंस का जब हमने मॉडर्नाइजेशन का थ्योरी पढ़ा है वहां पर हमने थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बात की है। वहां पर हमने देखा है कि उन्होंने टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था। फिर उन्होंने रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बात की थी। तो यहां पर ये दोनों तो हमारे लिए एकदम करेक्ट है, लेकिन बाकी दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें चूज करना है। अब यहां पर डिसमेंबरिंग और पेरोकियलाइजेशन दोनों कॉन्सेप्ट है। डिसमेंबरिंग यानी कि जब सोसाइटी के मेंबर्स, सोसाइटी के जो लोग हैं वो उस सोसाइटी के नहीं रहते हैं या फिर उस कल्चर का पार्ट नहीं रहते हैं, धीरे धीरे अपना एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट तैयार करते हैं और अपने खुद से रहने की कोशिश करते हैं, इसको कहा जाता है डिसमेंबरिंग। और दूसरी तरफ पेरोकियलाइजेशन, जब कोई एक इंसान अपने खुद में रहने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आप को साइड में रखकर मार्जिनलाइज ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं पेरोकियलाइजेशन। तो यहां पर पेरोकियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के साथ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से पेरोकियलाइजेशन होता है, लेकिन इतना ज्यादा एंथनी गिडेंस ने इसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन वो थोड़ा बहुत डिसमेंबरिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए बी सी। जो हमारा 4th ऑप्शन है पेरोकियलाइजेशन, इस कॉन्टेक्स्ट में इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शंस है ये इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, इतना ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन यहां पर नहीं है। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल एक्यूरेट आंसर की तरफ इस टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ने होते हैं। तो यहां पर हमारा ए बी सी करेक्ट था, जो डी है वो हमारा लगभग इनकरेक्ट है। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन 1 ए बी सी ओनली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Which among the following is the process of attempting to change one's rank by giving up attributes that define a caste as low and adopting attributes that are indicative of higher status? अब यहां पर कौन सा वो प्रोसेस है जहां पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने एट्रीब्यूट्स को छोड़ देते हैं, अपना जो कल्चर है, अपना जो तौर तरीका है, इसको छोड़ देते हैं जो उनको लो डिफाइन करता है। इसके मुकाबले वो लोग हायर कास्ट के जो लोग हैं उनके चीजों को, उनके कल्चर को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन सा वो प्रोसेस है? यहां पर डायरेक्टली हमारा जो क्वेश्चन है वो है संस्कृताइजेशन से पूछा गया है। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोअर रैंक के लोग, लोअर कास्ट के लोग अपने आप को हायर कास्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को, कल्चर को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन के बारे में हमें थोड़ा बहुत और जानकारी की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी संस्कृताइजेशन के ऊपर एक क्लास करा के रखा है, जहां पर एम एन श्रीनिवास के क्लास में आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएगी।
तो संस्कृताइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, जहां पर बताया गया है कि लोअर कास्ट के लोग किस तरीके से हायर कास्ट के लोगों की चीज़ों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफस्टाइल रिचुअल प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस में जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो चेंज करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो हायर कास्ट के नॉर्म्स है उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। अब इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ग्रेजुअली समय के साथ साथ यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिलता है, जो ओवर द जनरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम अगर लोअर कास्ट के लोग ये सारी चीजें एडॉप्ट करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। वो लोग हायर कास्ट नहीं बन सकते, लेकिन सोसाइटी में जो उनका पोजीशन है ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो इस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु एमोंग द फॉलोइंग कुड बी एसोसिएटेड विद द फ्रेज काइबोर्गिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। काइबोर्गिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में कौन बात करता है? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमें अगर पता होगा तभी हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर डोना हरावे ने काइबोर्गिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की है, लेकिन बाकी सारे जो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है सारे चीजें सारे ऑप्शंस किसी ना किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रही है, तो उनको भी थोड़ा हमें समझ के जाना होगा। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको जरा लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है ये थोड़ा देख के ही जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। काइबोर्गिफिकेशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं डोना हरावे। उन्होंने काइबोर्ग मैनिफेस्टो जो बुक है या फिर आर्टिकल है उसमें इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। काइबोर्गिफिकेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन लाइफ है ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डिजिटल सिस्टम के साथ घुल मिल जा रहा है। यहाँ पर जो ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में जो डिफरेंस है ये दिन दिन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, यहाँ पर ब्लर होता जा रहा है। आजकल मशीन्स भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं कि हमारा सोसाइटी में मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में जो डिफरेंस है, बाउंड्री है, ये धीरे धीरे कम हो रही है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है काइबोर्गिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी धीरे धीरे मशीन्स की तरह बनती जा रही है और ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में डिफरेंस बाउंड्री कम होती जा रही है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है ये भी किसी ना किसी चीज के साथ रिलेटेड है, जैसे लुइस ब्राउन पहला बेबी था जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जन्म ली गई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बॉर्न फर्स्ट बेबी का नाम है लुइस ब्राउन। फिर मैनुअल कसल एक ऐसा थिंकर है जिनको हम नेटवर्क सोसाइटी के साथ जोड़ते हैं, जिन्होंने डिजिटल एज के ऊपर काम किया था, लेकिन नेटवर्क सोसाइटी से ज्यादातर मैनुअल कसल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है उल्रिक बेक हमारे रिस्क सोसाइटी के बारे में बात करते हैं और ये बहुत ही एक पॉपुलर टर्म है। रिस्क सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस पेज में जो भी चीज है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Contemporary functionalists focus on a number of key functions of school. The most apparent functions of the schools are. नीचे में से कौन सा वो फंक्शन हमारा स्कूल का मेन फंक्शन में से एक फंक्शन है? यहाँ पर हम अगर ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमें ऑप्शन में दिया गया है कि 3 आंसर हमारा सही है, तो एक आंसर यहाँ पर गलत है। तो स्कूल हमारा कौन सा फंक्शन करता है, स्कूलिंग के वजह से हम कौन सी चीज को गेन कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन को हमारा फुलफिल होगा? यहाँ पर हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शन फुलफिल होगा, हमें यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। फिर हमारा सोशल फंक्शन, हम सोसाइटी के तौर तरीके, सोसाइटी में किस तरीके से रहेंगे ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। हमारा इकोनॉमिक फंक्शन भी फुलफिल होगा, क्योंकि इसके जरिए, एजुकेशन के जरिए हमें जॉब मिलेगा, हम स्किल डेवलप कर पाएंगे और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हम गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पर पॉलिटिकल फंक्शन हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ हम एजुकेशन को इतना ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ डायरेक्टली स्कूल का फंक्शन रिलेटेड नहीं है। पॉलिटिक्स से हम अमूमन नॉर्मली स्कूल को दूर रखने की ही कोशिश करते हैं। तो हमारा ए, सी एंड डी जो ऑप्शन है ये सही था। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ए, सी, डी ओनली ये करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक
लर्निंग टू लेबर जो बुक है, इसको किसने ऑथर किया था, इस बुक को किसने लिखा था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस बुक को लिखा था पॉल विलिस ने लर्निंग टू लेबर में ये दिखाया था कि किस तरीके से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके बच्चे फिर से वर्किंग क्लास के लोग बन जाते हैं। उनको जन्म से ही जब जो वो छोटे होते हैं उस वक्त से ही उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से परिश्रम करना चाहिए। वहाँ पर लेबर क्रिएट करने में वो एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहता है। तो यहाँ पर पॉल विलिस ने लर्निंग टू लेबर बुक लिखा था और वहाँ पर किस तरीके से लेबरर्स के जो बच्चे हैं, वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, वो वापस से वर्किंग क्लास के ही बन के रह जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु अमोंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म मेरिटोक्रेसी इन हिज हिस्टोरिकल बुक द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी इन 1958? मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार किसने दिया था, और यहाँ पर बुक का नाम भी लिखा है राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। इस बुक को किसने लिखा था? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है माइकल योंग ने पहली बार मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था और उन्होंने बुक द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी लिखा था। तो यहाँ पर हमने जो भी चीजें देखी है, यहाँ पर जो बुक का नाम है, हर बुक के नाम को आप लोग थोड़ा नोट डाउन करके रखिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नया मिल रहा है तो एक नोटबुक लीजिएगा। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो इस तरीके का नोटबुक अपने पास रखना जरूरी है। एक साइड में आप लोग जो इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम आते रहते हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, और जहां पर कॉन्सेप्ट का नाम आता है उस कॉन्सेप्ट को भी एक पार्ट में नोट डाउन करते जाइएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखने में मदद होगी। लेकिन अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो यहाँ पर जो भी चीजें आपने पढ़ी है तो थोड़ी दिनों बाद आप भूल जाओगे। आपने कौन से एमसीक्यू सॉल्व किया है, किसने कौन सा बुक लिखा है, ये सारी चीजें आपको याद नहीं होगा। तो नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नोटबुक ऐसा रखिए जहां पर आप सिर्फ ये सारे एमसीक्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आप लिख के रख सको। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सिगमंड फ्रॉइड टॉक्स अबाउट वंस डिजायर टू किल्स वंस फादर कोहेबिट विथ वंस मदर फॉलोड बाय रिपीटेंसेस द कॉन्सेप्ट इज नोन एज। अब यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी दिया था। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक वक्त ऐसा आता है जब कोई एक जो बच्चा होता है, खास करके जो बेटा होता है वो अपने फादर को किल करने की कोशिश करता है, डिजायर रखता है अपने अंदर, क्योंकि वो अपने माँ जो होती है माँ को चाहने लगता है एक वक्त पर, और बाद में जाकर जब उसको ये सारी चीजें गलत लगती है तब वो रिपेंटेंस यानी कि पछतावा करता रहता है। तो यहां पर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बात की है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है यहां पर पूछा गया है। अब यहां पर सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी को अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यह कॉन्सेप्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा थ्योरी है जहां पर बताया गया है कि जो बेटा होता है वो अपने माँ को धीरे धीरे चाहने लगता है और उसके तरफ एक अट्रैक्शन गेन होता है, जहां पर वो अपने पिता को एक राइवल की तरह देखना स्टार्ट करता है। तो यहां पर हम थोड़ा सिगमंड फ्रॉइड का क्या थ्योराइजिंग है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने अपना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात की है, जहां पर उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की है। ओरल स्टेज जहां पर वो प्लेजर माउथ के जरिए गेन करता है, फिर है एनाल स्टेज जहां पर वो बाउलिंग एंड ब्लडर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर फेलिक स्टेज में वो अपना जेनिटल्स को थोड़ा उसके बारे में कॉन्शियस होता है, फिर है लेटेंट स्टेज जहां पर वो उसका लिबिडो एक्टिव होता है, और जो आखिरी स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज जहां पर वो प्यूबर्टी से डेथ तक लेकर उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात की थी। अब ये 5 स्टेजेस में जो फेलिक स्टेज है, इस स्टेज में उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की है। अब यहां पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स में मेनली होता क्या है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स फेलिक स्टेज का एक पार्ट है जहां पर जो बेटा होता है, जो बॉय होता है, बेसिकली अपने मदर की तरफ यहां पर सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है, जहां पर फादर को वो राइवल की तरह ट्रीट करता है।
तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जो फीमेल वर्जन है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यहां पर बेसिकली जो गर्ल होती है यानी कि जो फीमेल चाइल्ड होती है वो अपने पिता के प्रति यानी कि फादर के प्रति एक सेक्सुअल अट्रैक्टेड फील करती है। तो यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन है इसके वजह से अपने माता यानी कि मदर को वो राइवल की तरह इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखती है। ये जो एज ग्रुप है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा 3 to 6 ईयर्स का एज होता है। इसके बाद वो धीरे धीरे समझ जाता है कि उसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, ये बाद में डेवलप हो जाता है। लेकिन 3 to 6 ईयर का जो टाइम पीरियड है जिसको फेलिक स्टेज कहा जाता है, यहाँ पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये दोनों कॉम्प्लेक्स डेवलप होती है, जहां पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली बॉय के अकॉर्डिंग होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल के अकॉर्डिंग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब यहां पर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक पैसेज दी गई है, लेकिन यहां पर आप अगर टोटली पूरा का पूरा पैसेज को पढ़ोगे तो इतना ज्यादा कोई चीज नहीं बताई गई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लास्ट लाइन। इस तरीके का जब आप पैसेज पढ़ोगे तो थोड़ा कोशिश करना कि आप यहां पर कोई कीवर्ड अगर ढूंढ पाओ तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और आसान हो जाएगा आंसर करने के लिए। तो यहां पर बायोग्राफिकल रिसर्च मेथड की बात की जाती है। यहां पर पूछा गया है कि बायोग्राफिकल रिसर्च मेथड में यहां पर कौन से दो चीजें हैं, कौन से दो रिसर्च मेथड है जिन दोनों को एक करके यहां पर बताया गया है। बायोग्राफिक रिसर्च मेथड में कौन से दो चीजों के बीच में ब्रिज करने की कोशिश की गई है, गैप को फिल करने की कोशिश की गई है। अब यहां पर जब हम बायोग्राफिक रिसर्च मेथड की बात करते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जहां पर लोगों के लाइफ हिस्ट्री के ऊपर हम फोकस करते हैं। लोगों के लाइफ हिस्ट्री को समझकर उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जब हम रिसर्च करते हैं बेसिकली हम साइंटिफिक तौर तरीकों से पॉजिटिविस्टिक एक अप्रोच लेकर हम रिसर्च करते हैं। और बायोग्राफिक रिसर्च में बेसिकली हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी व्यू पॉइंट में रखते हैं, रखकर एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हमारा करेक्ट ऑप्शन हम देखें तो इसको हमें थोड़ा चूज करके आंसर को करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है इंटरप्रिटेटिव एंड ह्यूमनिस्टिक रिसर्च। अब यहां पर इंटरप्रिटेटिव में हम कोई एक पर्टिकुलर चीज को इंटरप्रीट करते हैं, तो इंटरप्रेटिव चीज इस बायोग्राफिकल रिसर्च में हमारा नहीं आता है। फिर पॉजिटिव एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये दोनों लगभग एक जैसे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और साइंटिफिक। तो ये दोनों के बीच में चीजों को ब्रीच करने की हमारा जरूरत ही नहीं है और यहाँ पर बायोग्राफिक रिसर्च के साथ ये इतना ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लास्ट के ऑप्शन देखें हिस्टोरिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एक अलग तरीके का रिसर्च है जहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम चीज को हम पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर बायोग्राफिकल रिसर्च के साथ ये सारे चीजें जुड़ी हुई नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक रिसर्च। यहाँ पर बायोग्राफिकल रिसर्च में हम बेसिकली ह्यूमंस को समझते हैं, उनका लाइफ एक्सपीरियंसेस को समझते हैं। तो हम एक ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लाइफ में क्या घटनाएं घटी है, उनका लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम एक साइंटिफिक तरीका यूज करते हैं ताकि हमारा जो थ्योराइजिंग होगा, जो रिसर्च होगा, वो एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में आगे बढ़ सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक रिसर्च। यहां पर मैंने और थोड़ा डिटेल देने की कोशिश की है। बायोग्राफिक रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहां पर इंडिविजुअल लाइफ स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारे चीजों को हम देखते हैं। और यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश की जाती है। जहां पर ह्यूमनिस्टिक रिसर्च में हम देखते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन, ये सारे चीजों को देखा जाता है। और पॉजिटिविस्टिक रिसर्च में एम्पिरिकल डाटा, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड, ये सारी चीजें यूज की जाती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था यहां पर ये था ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक रिसर्च। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियन द जर्मन
थ्योरी ऑफ नेचरिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। अब यहाँ पर जब रिलीजियन के ओरिजिन की थ्योरी की बात करते हैं या फिर अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजियन की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे थ्योरिस्ट ने अलग अलग तरीका का थ्योरी की बात की है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि नेचरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ हम किसको जोड़ते हैं। अब ये जो नेचरिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको दिया था मैक्स म्यूलर ने। हमने रिलीजियन के क्लास में एकदम डिटेल में सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है। अगर आपने वो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन वाला क्लास नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उससे भी एग्जाम में हर बार एक या फिर दो क्वेश्चन आपको मिलते ही रहते हैं। तो नेचरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया था मैक्स म्यूलर ने। जब हम ओरिजिन थ्योरीज ऑफ रिलीजियन की बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग ओरिजिन थ्योरीज हमें देखने को मिलता है। जहां पर नेचरिज्म के बारे में बात करते हैं मैक्स म्यूलर, एनिमिज्म या फिर सोल थ्योरी के बारे में बात करते हैं ईबी टेलर, घोस्ट थ्योरी या फिर फियर ऑफ घोस्ट के बारे में बात करते हैं हार्बर्ट स्पेंसर, मैजिक, रिलीजियन एंड साइंस, ये जो 3 फेजेस है सोसाइटी का डेवलपमेंट का, इसके बारे में बात करते हैं जेम्स फ्रेजर। तो ये चीज को आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन से चीज के बारे में कौन से थिंकर ने कहा है, और एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। और अगर हम मैक्स मुलर की नेचरिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेचरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर बताया जाता है कि जो नेचुरल चीजों को यहां पर हमारा पूजा जाता है, यानी कि नेचुरल चीजों को, जब नेचुरल फोर्सेस को रिलीजियन की तरह, डिवाइन बींग्स की तरह माना जाता है, तब इसको कहा जाता है नेचरिज्म। मैक्स म्यूलर के हिसाब से जो नेचरिज्म है इसका ओरिजिन हुआ है लैंग्वेज से। हम जिस तरीके से लैंग्वेज को यूज करते हैं वो ही बाद में जाकर हमारा रिलीजियन बन जाता है। जैसे हम बहुत बार ये कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, तो धरती को हम पूजने की बात करते हैं, उसको लैंग्वेज में इस तरीके से हम यूज करते हैं ताकि वो एक पावरफुल चीज बन जाती है। तो यहाँ पर मून को हम ब्यूटीफुल मेडन की तरह बुलाते हैं, विंड को हम पावरफुल स्पिरिट कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को जब हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारा पर्सोनिफाइड बनती जाती है नेचुरल चीजें, और बाद में एक ऐसा मिथ फॉर्म हो जाता है जहां पर हम कुछ पोएम्स लिख लेते हैं या फिर कुछ ऐसे मेटाफोर्स तैयार कर लेते हैं कि वो सारे नेचुरल चीजें हमारे लिए डिवाइन चीजें बन जाती है, जिनको हम धीरे धीरे पूजने लगते हैं और रिलीजियन उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होता रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को नेचरिज्म कहा जाता है, जिसको मैक्स म्यूलर ने डेवलप किया था। तो यहाँ पर आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने पहली बार सुनी है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर खास करके जो बुक्स का नाम है, कॉन्सेप्ट्स है, इनको आप लोग एक अलग नोटबुक पे इसको ज़रूर लिखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप जब लास्ट टाइम में रिवाइज करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जाने से बहुत फ़ायदा भी मिलता है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। ये जो सोशियोलॉजी एमसीक्यू का सीरीज है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।